नमस्कार जी, नमस्कार। क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ इसलिए मैं वापस दिल्ली आ गया हूँ। ओके सर मेरा एक तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? आपने आई सुना है? हेलो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो कल जो मैंने आपको कोरिलेशन से संबंधित उद्देश्य लिखना, परिकल्पना लिखना और उसका डेटा हो उसको कैसे एनालाइज करना और कैसे उसको इंटरप्रेट करना, ये मैंने कल बता दिया था। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता लग गया है कि वन टेल टेस्ट कब यूज करते हैं और टू टेल टेस्ट कब यूज करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। आपको समझ में आया या दोबारा बताऊं? सर एक बार बता दीजिए। हाँ, देखिए, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चाहे वन टेल हो या टू टेल हो, फॉर्मूला एक जैसा होता है। अंतर क्या है? अंतर है जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो टू टेल की स्टैंडर्ड वैल्यूज अलग होती हैं और वन टेल की स्टैंडर्ड वैल्यूज अलग होती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लीजिए मैं फिर दोबारा बताता हूं आपको कि ये देखिए आप कि ये टू टेल है और यहाँ पे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और ये वन टेल है और यहाँ पे ये 0.05 सिग्निफिकेंस है। जब DF बराबर 1 है तो 0.05 पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या वैल्यू है, यहाँ पे आपको दिख रही है क्या? ये टू टेल है। ये टू टेल की वैल्यू और ये वन टेल की वैल्यू है। तो वन टेल की वैल्यू टू टेल की वैल्यू से कम है या ज्यादा है, छोटी है या बड़ी है? कम है सर। हाँ, छोटी है। क्यों है छोटी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और इसकी ये दो टेल है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब आप जाते हो तो मंदिर में जो बेल होती है वो भी इसी शेप की होती है और इसीलिए इसका नाम बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। तो इसके ये दो टेल है, एक ये टेल है और एक ये टेल है। जब आप एरर को दो भागों में अगर बांट देंगे तो देखिए, तो जो 0.05 है उसको दो भागों में बांटा तो ये आया 0.025 एंड 0.025। लेकिन अगर आप पूरी एरर को एक तरफ रखते हैं तो ये देखिए, ये पूरी एरर एक तरफ है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रख लो चाहे राइट हैंड साइड में रख लो। मतलब क्या, देखिए, जब एरर कम होती है तो शुद्धता बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। और जब एरर बढ़ जाती है तो शुद्धता क्या होती है? घट सर जाती कम है। होती है, घट जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने एरर को दो भागों में बांट लिया।
अगर आपका गणित मान कैलकुलेटेड वैल्यू अगर डार्क ब्लू कलर में आती है तो वो सार्थक है, लेकिन अगर वो लाइट ब्लू कलर में कहीं पर भी आए तो फिर सार्थक नहीं होगी। ये टू टेल में है। और अगर मान लीजिए यहां पे जहां मेरा कर्सर है यहां पे अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू टू टेल में सार्थक नहीं होगी, लेकिन उसी वैल्यू को अगर आप वन टेल में देखें तो वो क्या हो जाएगी? सार्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सार्थक। बिल्कुल ठीक है, वो सार्थक हो जाएगी, है ना। तो ये जो है, जब आपको अगर दिशाई परिकल्पना बनानी है तो आपको हमेशा वन टेल की वैल्यूज देखनी चाहिए, और जब आप शून्य परिकल्पना बनाते हैं तो हमेशा आपको टू टू टेल टेल देखना। देखनी चाहिए। और ये हर स्टैटिस्टिकल टेक्निक में होती हैं, दोनों की दोनों। अब देखिए, मैं आपको यहां पे बताता हूं। चलिए मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाके बताता हूं। राइट, अब आप देखिएगा और मेरे को बताना धीरे धीरे, मैं ज्यादा जल्दी नहीं पूछूंगा आप। अगर मेरा डीएफ बराबर 28 है और जो टी का मान है वो 1.87 है, तो बताइए ये सार्थक है या ये सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है। इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। जब मैं नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब कितने लेवल पे सार्थक नहीं है? 0.10। 10 नहीं, 0.05। सॉरी सर, 0। हाँ, क्योंकि देखो 0.05 पे वैल्यू दे रखे 2.04 है। अगर ये टी वैल्यू सार्थक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो ग्रुप के मीन हैं वो सार्थक भिन्न है या नहीं है? उन दो ग्रुप के मीनों में भिन्नता सार्थक है या नहीं है? नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि मीन्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। अगर ये मीन्स डिफर नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को क्या करूं? रिजेक्ट कर दूं या रिजेक्ट ना करूं? रिजेक्ट हो जाएगी। सोच के बोलना। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इन दो, नॉट रिजेक्टेड। हाँ, इन दो मीन्स में सार्थक अंतर नहीं है। और आपका रिजल्ट भी कहता है कि सार्थक अंतर नहीं है।
तो नल हाइपोथेसिस को क्या कर देना चाहिए? इज नॉट रिजेक्टेड। एक्सेप्ट हो जाए। हम एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखते हैं। एक्सेप्टेड वर्ड आपको जब लिखना चाहिए जब आप पूरी जनसंख्या के हर सदस्य से जानकारी लेते हैं, जब आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करते हैं और किसी भी शोध में पूरी पॉपुलेशन से हम कभी भी डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमको एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखना चाहिए। तो एक्सेप्टेड वर्ड तभी लिखते हैं, एक्सेप्टेड वर्ड काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड लिखना चाहिए। ओके सर। कारण समझ में आ गया? जी सर, आगे। अगर आपने यही वैल्यू लोअर लेवल पे देखो तो आपको क्या पता लगेगा? अगर इसी वैल्यू को ये यहां पे ये आपका 0.05 है जो कि 1 टेल की वैल्यू है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंट है। कितने लेवल पे? 0.05 0.05 है ना। लेकिन ये क्योंकि अपना है ये 1 टेल का है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसको वो ही रहने देता हूं, तो ये कहेंगे इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.10 लेवल। और क्योंकि जब 0.10 आ गया तो ये 10% एरर होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन में सार्थक अंतर है या नहीं है? अंतर है सर। सर है सर, अंतर है। तो इसका मतलब कि मीन्स क्या लिखूं? मीन्स डिफर सिग्निफिकेंटली। और अगर मीन्स डिफर सिग्निफिकेंटली करते तो अब मेरे को नल हाइपोथेसिस को क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट सर। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। देखिए ये मेरी वो ही वैल्यूज हैं, मैंने वैल्यूज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, दोनों वैल्यूज वो की वो ही हैं। लेकिन एक में मैंने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है? सर एक में रिजेक्ट किया है और एक में इज नॉट रिजेक्टेड, और दूसरे में मैंने क्या कर दिया? इज रिजेक्टेड। तो देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, वास्तव में शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को निरस्त कर देता है। इसे टाइप 1 एरर कहते हैं, इसे त्रुटि 1 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर एक प्रकार की एरर है। ये आपको समझ में आ गया? हेलो। यस सर, आ गया सर यस समझ में। सर। तो देखिए कोई भी आपकी वैल्यू है वो किसी ना किसी लेवल पे सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। मान लीजिए आपका डीएफ बराबर 60 है,
और आपकी टी वैल्यू मान लीजिए 1.296 है, तो ये देखो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नहीं है। क्यों? नो सर, नो सिग्निफिकेंट। ये है तो सही सिग्निफिकेंट 0.0, ये इसी के बराबर है तो ये सिग्निफिकेंट है। 0.20 लेवल पे है, लेकिन 0.05 लेवल पे नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जब आप एरर बढ़ा दोगी तो एरर बढ़ाने से आपकी छोटी से छोटा टी का मान भी सार्थक नजर आएगा। इसीलिए ये बिल्कुल निश्चित किया गया है कि हम 5% से ज्यादा त्रुटि नहीं सहन करेंगे, क्योंकि यहां तो 20% हो गया ना भाई। ठीक है, तो ओके। आपको कोई बताएगा कि टाइप 1 एरर कौन सी होती है? सर, टाइप 1 एरर ये होता है कि जब नॉल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और हम Type 1 उसे error. रिजेक्टेड कर देते हैं तब भी। मेरे ख्याल में आप ट्रू ना कहो, आप फिर दोबारा से बोलो। बोलिए, कौन बोल रहा था? ऋतु सर गुप्ता। जब नॉ हाँ बोलो। विश्वाल, बोलिए विश्वाल। सर, रिजेक्शन ऑफ ट्रू नॉल हाइपोथेसिस, जब हम नॉल हाइपोथेसिस ट्रू होता है हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तब टाइप 1 एरर हम बोलते हैं। नहीं, एक्चुअली अपन ट्रू नाम ना ना यूज करें। ट्रू का क्या मतलब है? सच्चा सही तो। होता है, जब जब नॉल हाइपोथेसिस सर, जब नॉल हाइपोथेसिस सही होता है लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तभी। अरे भाई, सही और गलत नहीं होता है। आप इंडियन की बुक्स पढ़ोगे तो भैया यही करोगे आप। रिसर्च में, हाइपोथेसिस में सही और गलत कुछ नहीं होता है। आगे नवाज, तो ट्रू नहीं, आपको कहना चाहिए Yes, जब sir. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन शोधकर्ता उसको रिजेक्ट कर देता है, तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। इन रियलिटी, लीजिए मैं लिखता हूं, दैट इन रियलिटी in reality, null hypothesis should not be rejected, but researcher decides to reject it is called type 1 error or alpha error. हिंदी वालों लिखो जी। बताऊं क्या? जी सर। यस सर। वास्तव में शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता उसे निरस्त कर देता है को
टाइप 1 एरर या अल्फा एरर कहते हैं। ये समझ में आ गया या एक उदाहरण और दे के बताऊं? सर आ तो गया है, बट एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, आप कितने भी उदाहरण ले लो, मुझे क्या है। चलिए मैं आपको फिर उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मेरा डीएफ बराबर 29 है और मेरी की वैल्यू है 1.699। ये 29 है और ये मेरी वैल्यू 1 है, ये मेरी वैल्यू दूसरी है, और ये मेरी वैल्यू तीसरी है। तो ये क्या है? सर वो सिग्निफिकेंट है 0.1 सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। नहीं, पहले आपको 0.05 पे देखना चाहिए ना, क्योंकि सर आप 0.05 में रिजेक्ट है। की बात करते हैं तो अपने को देखना है कि 0.05 पे वो सार्थक है या नहीं है। तो 0.05 पे ये सार्थक है क्या? नहीं सर, नहीं सर। रिजेक्ट नहीं है। सर। नहीं है सर। तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। और ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो डो नॉट डिफर मध्य सिग्निफिकेंट। मीन्स do not differ significantly, और मीन्स डिफर नहीं करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को क्या हो गया? नॉट नॉट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। नॉट रजिस्टर। नॉट रिजेक्ट। इज नॉट रिजेक्टेड। कई लोग बाग इसको रिटेन्ड भी कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज रिटेन्ड। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उनमें इस तरह के शब्द नहीं लिखे जाते। रिटेन्ड, वो इज नॉट रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड। और अगर इसी वैल्यू को आप नीचे वाले लेवल पे देखोगे तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। इट इज सिग्निफिकेंट। एट कौन के लेवल पे? 0.10। 0.0। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स डिफर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंटली मीन्स नल डिफर हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट। नल रिजेक्टेड। हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, वास्तव में वास्तव में जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन शोधकर्ता उसे रिजेक्ट कर देता है तो टाइप 1 एरर होती है।
हाँ, फिर पूरा बताओ गुप्ता। वास्तव में शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता उसे निरस्त कर देता है, तो इसे टाइप 1 या अल्फा एरर कहते हैं। वेरी गुड गुप्ता, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो प्रिया। वास्तविकता में जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन शोधकर्ता द्वारा उसे निरस्त कर देता है तो इसको टाइप 1 या अल्फा त्रुटि कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई बताना चाहता है क्या? हाँ बोलो संध्या। वास्तव में शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता उसे निरस्त कर देता है, को हम टाइप 1 एरर या अल्फा एरर कहते हैं। वेरी गुड। ये मुश्किल है या आसान है? इजी है यस सर। सर। तो जब समझ में आने लगता है तो चीजें इजी हो जाती, आसान हो जाती। हाँ बोलो तृप्ति, आप क्या बोलना चाहती थी? सर मैं ये पूछ रही कि जो निरस्त की है रिसर्चर ने अपनी परिकल्पना को, वो तो टी टेस्ट की वैल्यू पे रिजेक्ट की है उसने, तो ये गलत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए देखिए ना, आपका लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम त्रुटि कितनी होनी चाहिए? हाँ, 5% या 0.05 1%। 5% 5%। लेकिन रिसर्चर क्या कर रहा है, उसे 10% पे कर रहा है। हाँ जी, हाँ 10 पे कर रहा है। नहीं, जब वो 1 पे या 5% पे रिजेक्ट होती है बस तब बस भी बस। हम इसे अल्फा ही कहेंगे। हाँ, अभी बताता हूं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूं और आपको बताता हूं। विश्वाल, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं देखिए आपको एक और लेता हूं उदाहरण, और फिर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में डीएफ की वैल्यू मान लीजिए 30 है और मेरा टी का मान 2.042 है। ये 30 है और ये मेरा वैल्यू दे रखी है और ये मेरी वैल्यू 1 पे दे रखी है। तो ये वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पर। सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? H0। नहीं, अगर टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है हाँ तो मतलब डिफरेंस है, मीन में डिफरेंस है। मीन्स डिफर सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पे शून्य परिकल्पना क्या होनी चाहिए? नॉट रिजेक्ट। है से रिजेक्टेड। सर रिजेक्टेड बिकॉज डिफर सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5% एरर है और 5% एरर आप जी। कर सकते हैं, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर आप इसी वैल्यू को हायर लेवल पे देखें, 0.01 पे देखें, तो क्या है ये? नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट मीन्स डिफर नॉट सिग्निफिकेंट। इट इज नॉट
significant at 0.01 level. इसका मतलब क्या हुआ? null hypothesis is not rejected. नहीं, में डिफरेंस नहीं means है। do not differ Means significantly. different, not significantly. हाँ, इस सेंटेंस को भूल मत जाना, क्योंकि जब Okay, तक sir. आप बिल्कुल एक क्रम में नहीं चलेंगे तो आपका आंसर कई बार रॉन्ग हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंट। तो नल हाइपोथेसिस को क्या करूं मैं? Not rejected. Not rejected. Rejected. इसको टाइप 2 एरर कहते हैं। कोई डिफाइन करेगा टाइप 2 एरर? सोच लीजिए और जब शोधकर्ता को हाँ बोलिए। सर जब शोधकर्ता को नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना चाहिए लेकिन वो रिजेक्ट नहीं करता तब वो टाइप 2 एरर है। बिल्कुल ठीक। ये किसने कहा? मैंने सर सुभाष। मैंने मतलब प्रिया ने? मैंने सर। सर मैं बोलूं? ओके, विश्वास। विश्वास। वेरी नाइस। विश्वास, टेल मी इन इंग्लिश। विश्वास, टेल मी इन इंग्लिश। ओके प्रिया, टेल मी। बताओ प्रिया, बताओ बेटा। वास्तविकता में जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाना चाहिए लेकिन शोधकर्ता द्वारा उसे निरस्त नहीं किया जाता है तो इसे टाइप 2 त्रुटि कहते हैं। वेरी गुड। हाँ बोलिए भाग्यश्री नायक। In reality, null hypothesis should be rejected, but researcher decides not to reject it. It is called type 2 error or beta error. वेरी गुड भाग्यश्री। Thank you, sir. वेरी गुड। अब मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आपको सब पता लग गया है। हाँ बोलिए दास, बिपाशा दास। नो सर, मेरे क्वेश्चन था क्या यहाँ पे हम फेल टू रिजेक्ट भी यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा। मैंने यहाँ किसी प्लेस पे देखी थी इसलिए मैं कंफ्यूजन थी, क्लियर करिए। इस तरह के शब्द जो है फेल का मतलब कुछ और होने लगता है। ओके सर, थैंक यू। है ना? तो एक्चुअली कई बार जब आप कुछ किताबें पढ़ती हो ना इंडियन राइटर्स की, तो वो अपनी ज्यादा ही अकल दिखाने के चक्कर में ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही नहीं होते, है ना? तो इसलिए वो नहीं कहना चाहिए। ओके सर। हाँ तेजस्वनी, बोले तेजस्वनी। तेजस्वनी बोलिए ना। जी सर। तेजस्वनी, प्रिय, दर्शनी बोलिए। जी सर। In reality, null hypothesis should be rejected, but researcher decide to not reject it. That is called type 2 error or beta error. Excellent, very good. Thank you, sir. Very good. और कोई बताना चाहता है क्या? प्रिया, yes, go ahead. सर बता दिया हमने, एक बार और फिर रिपीट करूं क्या सर? नहीं, क्योंकि आपका वो था ना, हाथ उठा हुआ था, इसलिए मैंने। सर वो गलती से टच हो गया था। कोई बात नहीं
कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसकी लिखूं डेफिनेशन या अब आपको समझ में आ गई, कोई जरूरत नहीं है? सर लिख ली। लिख ले, चलिए जी। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। इन रियलिटी null hypothesis should be rejected, but researchers decides, but the researcher decides not to reject it is called type 2 error और बीटा एरर। इसको हिंदी में लिख लीजिए। बताऊं क्या? जी सर। वास्तव में शून्य परिकल्पना निरस्त होनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता उसे निरस्त नहीं करता है, को टाइप 2 एरर या बीटा एरर कहते हैं। तो ये हिंदी में टाइप 2 को लिख लेना जो आपको लिखना है। और आप देखिए कि जो अल्फा एरर है और बीटा एरर है, अल्फा एरर प्लस बीटा एरर बराबर 1 होती है। दोनों को मिला दो तो 1 होती है। अब आप देखिए कि टाइप 1 एरर में हम एरर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? घटाते हैं। फिर दोबारा सोच लीजिए। टाइप 1 के अंदर हम एरर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? सर इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते हैं। बढ़ाते हैं सर, बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं सर। हाँ, बढ़ाते हैं। और टाइप 1 में घटाते हैं सर। घटाते हैं। तो ये देखिए कि एक बार तो आपने एरर को आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपने सिग्निफिकेंट कर दिया एरर बढ़ा करके। और एक आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है लेकिन उसको नॉन सिग्निफिकेंट कर दिया एरर को घटा के। तो टाइप 1 में एरर बढ़ा के होता है और टाइप 2 में एरर घटा के होता है। अब अगर मान लीजिए एक शॉर्टकट मेथड बताऊं या रहने दूं? सर बता दीजिए। चलिए तो मैं बता देता हूं आपको शॉर्टकट मेथड।
ये देखिए, ये है रिसर्चर्स डिसीजन। रिसर्चर का डिसीजन है कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्ट, और यह रिसर्चर का डिसीजन है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। इसको हटा दे। और यहां पे ये रिजेक्टेड और ये नॉट रिजेक्ट। और ये रिसर्चर का डिसीजन है। नो सॉरी, ये रिसर्चर का ये ट्रू सिचुएशन, ट्रू ये ट्रू सिचुएशन, ये वास्तविक स्थिति है। ये यहां से लेकर यहां तक ये वास्तविक स्थिति है। अब देखो, वास्तविक स्थिति है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए और रिसर्चर भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई त्रुटि है या नहीं है? सर क्या, फिर से एक बार बोलेंगे? वास्तविक स्थिति है कि शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए और शोधकर्ता भी शून्य परिकल्पना को निरस्त नहीं करता है। तो यहाँ कोई त्रुटि है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि जो सही आ रहा है वही का वही है। बिल्कुल ठीक है। और वास्तविक स्थिति है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना चाहिए और आपका रिसर्चर रिजेक्ट नहीं करता है। तो ये कौन सी एरर हो गई? टाइप 2 सर। टाइप 1। ये टाइप 2 एरर हो गई। और बीटा एरर। अब यहां देखिए, वास्तव में आपकी शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो निरस्त कर देता है। तो ये टाइप 1 एरर सर। और इसको अल्फा एरर भी कहते हैं। आपको ये टेबल अगर देखनी है तो ये भी देख सकते हो, और जैसे आपकी इच्छा। अब आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो हाइपोथेसिस से संबंधित, आप मेरे से पूछ लीजिए, वरना फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। यस बिपाशा दास, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर, कोई बात गलती से नहीं, हो गई। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। सर क्या हम एक स्टडी में नल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दोनों को फॉर्मुलेट कर सकते हैं? नहीं, एक रिसर्च में आप या तो नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करो और या आप डायरेक्शनल करो, क्योंकि आप एक डेटा से आप 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट कोई थोड़ी लगाओगे भाई। जब आप नल को करते हो तो आपको 2 टेल टेस्ट देखना, और जब डायरेक्शन को करते तो 1 टेल, ऐसा नहीं। आपको अपनी एक रिसर्च में एक ऑब्जेक्टिव के लिए या तो शून्य परिकल्पना बनाओ और या दिशाई बनाओ। लेकिन जब भी आप दिशाई बना रहे हैं तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए।
अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो फिर आप पहले से दिशा दे करके आप प्रिजुडिस हो जाओगे, आप पूर्वग्रहित हो जाओगे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिसर्च जो होती है वो अनबायस्ड होती है, वो बायस्ड नहीं होती है। तो एक शोध में, लेकिन एक ऑब्जेक्ट, आप एक शोध में आपके 5 ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी परिकल्पना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास में संख्यात्मक जानकारी नहीं है, आपके पास में गुणात्मक जानकारी है, क्वालिटेटिव डेटा है, तो नहीं बनाना। एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप नल फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं, बाकी का आप डायरेक्शन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बोलिए, और कोई सवाल पूछना हो? सर ये जो टेबल आपने बताई थी सर, प्लीज इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक बार और दिखा दूं? ये देख लीजिए। ये सर जो आपने इसमें बताया वो सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। कर दूं? आप एक्सप्लेनेशन चाहती है या टेबल देखना चाहती हैं? सर अभी आपने जो इसमें समझाया था ना सर, वो ट्रू सिचुएशन सर, एक्सप्लेनेशन सर कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये वास्तविक स्थिति है कि आपका शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, और शोधकर्ता भी उसको निरस्त नहीं करता है, तो कोई त्रुटि है क्या? बताओ ना। सही है सर। सर सर क्या? रिजेक्ट नहीं होना चाहिए और रिसर्चर भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है, तो कोई त्रुटि है क्या? सर कोई एरर नहीं है। कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे वास्तविक परिस्थिति है कि आपकी शून्य परिकल्पना निरस्त होनी चाहिए, लेकिन उसको रिसर्चर उसे रिजेक्ट नहीं करता है। हाँ, सर टाइप 2 एरर होगा, टाइप 2 एरर या बीटा एरर। बिल्कुल ठीक है। यस सर। आपकी वास्तविक स्थिति है कि शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ता उसको निरस्त कर देता है, तो ये कौन सी हो गई? सर टाइप समझ में यस सर, समझ में आ गया सर। थैंक यू सर। यहाँ पे आपकी वास्तविक स्थिति है कि शून्य परिकल्पना निरस्त होनी चाहिए और रिसर्चर भी उसको निरस्त कर देता है, तो कोई त्रुटि है क्या? नो सर। दैट्स ऑल। यस सर, थैंक यू सर। और एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं सर, आगे समझना सर। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जल्दी समझ लेते हो। हाँ बोलो जी। थैंक यू सर। सर अगर कोई क्वेश्चन है टी टेस्ट का और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है, तो नल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल कैसे जाना जाए, कौन लगाया जाए? नहीं, ये मैंने आपको बताया था। आप क्या मेरी पूरी क्लास अटेंड कर रहे हो क्या भैया? जी सर। या बीच बीच में सर एक आध 2 दिन नेट नहीं चल रहा था, उसमें चाहे ना अटेंड किया हूँ। बस तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो उसके आधार होते हैं। जी जी। जब मैं वो आधार बता रहा था तो आप उपस्थित थे या अनुपस्थित? सर जैसे कोई रिसर्च का नहीं सर, जैसे कोई स्टेट्स का क्वेश्चन दिया गया हो उसको सॉल्व कर रहे हूँ और उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना हो। अरे भैया, जो आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना? जी जी। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो आदमी लिखेगा। अच्छा अच्छा, जी सर। इसमें शून्य परिकल्पना है, तो अब आप इसको इसके बारे में बताओ कि ये निरस्त होगी या नहीं होगी। जी थैंक यू। वो तो क्वेश्चन पेपर में लिखा ही जाएगा, अदरवाइज तो आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि फिर आप कुछ करके आंसर लिखोगे, मैं कुछ और सोच के आंसर लिखूंगा, तो हम दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा ना भैया फिर। जी जी। तो इसलिए वो नहीं होता। हाँ बोलिए मिश्रा जी। सर क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो सकता है अगर मेरा डाटा क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव में कुछ है तो? नहीं, वंस अगेन मिश्रा। सर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो सकता है? किसमें? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। मेरे को नहीं समझ में आया आप क्या कह रही हैं। सर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि आपकी फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आपकी डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, आपकी केस स्टडी रिसर्च, इनमें हाइपोथेसिस नहीं लिखा जाएगा। आपका हाइपोथेसिस केवल आएगा वो कोरिलेशनल सर्वे में आएगा और एक्सपेरिमेंटल में आएगा। बाकी और किसी भी तरह के शोध में परिकल्पना नहीं होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और वो क्यों नहीं होती है मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में क्वांटिटेटिव डेटा है जिसकी एनालिसिस आप स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कर सकते हो, उसी में आपका हाइपोथेसिस होगा, अन्यथा हाइपोथेसिस नहीं होगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहे सवाल, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ बोलिए विश्वाल। सर टारगेट पॉपुलेशन और एक्सेसिबल पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है? अभी मैं आता हूं, अभी वो सैंपलिंग में आएगा, मैं आता हूं बेटा। ओके सर। हाँ बोलिए तृप्ति गुप्ता। सर आपने जैसा भी बताया कि हाइपोथेसिस सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन में करते हैं, तो सर्वे में हम पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं हाइपोथेसिस? यदि सर्वे रिसर्च है ना, सर्वे रिसर्च 2-3 प्रकार की हो सकती है, मैंने आपको बताया था। एक एक्सप्लोरेटरी सर्वे होता है, एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है। इन दोनों में कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपके पास में जानकारी क्वालिटेटिव होगी और क्वालिटेटिव को आप क्वांटिटी में नहीं बदल सकते। तो अगर आपका कोरिलेशनल सर्वे होगा तो उसी में आपके पास में डेटा क्वांटिटेटिव होगा, जिसकी एनालिसिस आप सांख्यिक के विधि से कर सकते हैं। तो वहां पे आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं और हाइपोथेसिस बनाना चाहिए। ठीक है? जी सर, थैंक यू। बोलिए विपाशा। यस सर, आपने ऑलरेडी बोल दिए थे कि मिक्स मेथड हम ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी मेरे कंफ्यूजन। मैंने बेटे आपको बताया था कि जब मैं टाइटल लिख रहा था तो टाइटल में आपका वेरिएबल आना चाहिए, है ना? यस सर। लीजिए मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं एक टाइटल लिख रहा हूं, और स्टडी ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंदौर। यहां पे मेरा वेरिएबल क्या है? पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टाइप्स ऑफ कॉलेज। पर्सनल नहीं, वेरिएबल सर प्राइवेट कॉलेज। पर्सनल प्रॉब्लम्स है। वेरिएबल केवल यहाँ पे एक है, वेरिएबल यहाँ पे केवल पर्सनल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर। और पॉपुलेशन यहाँ पे मेरे पास में ये है। आप लोग बाग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरी पॉपुलेशन है
और ये वेरिएबल है, तो मेरे पास में डेटा क्वालिटेटिव आएगा या क्वांटिटेटिव? सर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा है सर क्वालिटेटिव। अगर मान लीजिए मैं एक और टाइटल लिखता हूं, अ स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंदौर, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी। और मेरी पॉपुलेशन क्या है? टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज। टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज। तो टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज। अब पहले में मेरा यहाँ पे मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा? सर क्वालिटेटिव रिसर्च। अरे मेथड क्या होगा? क्वालिटी तो बेटे उसका डेटा की नेचर है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा? सर वो रिसर्च सर्वे सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च मेथड होगा। और दूसरे में मेरा मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा? यहां पर भी मेरा मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा? सर्वे होगा। बात आ गई समझ में या नहीं आई? यस सर। अगर मान लीजिए मेरा मैं इस तरह से लिखूं, अगर मैं टाइप इस तरह से लिखूं तो अ स्टडी ऑफ एंजाइटी एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंदौर, तो यहाँ पे मेरे कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल। दो एंजाइटी और पर्सनल प्रॉब्लम। एंजाइटी एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। एंजाइटी का डेटा कैसा होगा आपका? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव। और पर्सनल प्रॉब्लम का कैसा होगा? क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे आपका डेटा क्वांटिटेटिव डेटा है, और इसमें जो दूसरा वेरिएबल है इसका आपके पास में डेटा क्वालिटेटिव है। लेकिन इन दोनों में मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा? सर्वे सर। सर्वे। सर्वे रिसर्च। तो इस पर्टिकुलर टाइटल में आपके पास में क्वालिटेटिव भी डेटा है और क्वांटिटेटिव। इसको मिक्स्ड मेथड नहीं कहते हैं, मेथड तो एक ही है ना, सर्वे मेथड। लेकिन यहां पे जब आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अलग ऑब्जेक्टिव आएंगे, अलग डेटा आएगा, और एंजाइटी के लिए अलग ऑब्जेक्टिव आएंगे और अलग डेटा आएगा, और इनका विश्लेषण आपको अलग अलग करना पड़ेगा। दोनों को, एंजाइटी के डेटा को और पर्सनल प्रॉब्लम के डेटा को मिक्स कर सकते हैं क्या? नो सर। दैट्स ऑल। नो सर। तो ये जो किताबों में आजकल गलत इंफॉर्मेशन भगवान जाने कहां से आ रही है कि मिक्स्ड मेथड जो कहने लगे वो मिसनॉमर है, बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग है वो। क्योंकि आप फिलोसॉफिकल मेथड और हिस्टोरिकल मेथड को मिक्स कर सकते हो क्या? नो सर। तो थोड़ा सा बेटा सोच लिया करो कि ये क्या मेथड्स को हम मिक्स कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। और कोई सवाल पूछना हो आपको? नो सर, थैंक यू। हाँ मिश्रा जी बोलिए।
अल्पिता मिश्रा। सर एक क्वेश्चन है कि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च में मेरा एक टॉपिक है, जैसे कि मैं पुअर रीडर्स इन ओडिया लैंग्वेज में करना चाहती हूँ, तो वो कैसा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे वो एक्सप्लोरेटरी में करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, आपको मैंने समझाया था ना, एक्सप्लोरेटरी आपका जो रिसर्च होगी वो डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगा। एक्सप्लोरेटरी नहीं होता है एजुकेशन में। एक्सप्लोरेटरी तो होता है जियोलॉजी में, एक्सप्लोरेटरी होता है अलग उसमें। एजुकेशन में एक्सप्लोरेटरी कहाँ से करोगी आप? एक्सप्लोरेटरी आपको डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। Alpita, are you able to understand? Yes sir, thank you sir. So the exploratory cannot be there. Okay sir. Your will be descriptive survey है, perfectly correct. You कर सकते हो descriptive survey, कोई चिंता की बात नहीं है। Okay sir. जी sir, thank you so much sir. Okay, any other question? Then I proceed further. चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, तो मैंने आपको अभी तक टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपको एक तो बता दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये मैंने पूरा बता दिया आपको। दूसरा बता दिया मैंने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ। तीसरा इसका क्या स्टेप होगा? डाटा कलेक्शन। यस, डेटा कलेक्शन और व्यक्तियों का एकत्रीकरण, यही कहेंगे ना हिंदी में। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ा संकलन या पद्धतियों का एकत्रीकरण कितना मुश्किल है अंग्रेजी में? प्रदत्त संकलन। चलिए, अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए आप कहां से डेटा कलेक्ट करेंगे। और जब आप ये पता लगा रहे हैं कि डेटा कहां से कलेक्ट होगा, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर पॉपुलेशन, और दैट इज व्हाट इज सैंपलिंग, कि आप अपना जो सैंपल ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं। तो सैंपलिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ शब्द हैं। एक को कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड। यस, यूनिवर्स refers to whatever exists on this planet. इस प्लेनेट पे जो भी चीज उपलब्ध है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। आपको पता है ये, हम सब ब्रह्मांड के ही एस्पेक्ट हैं, उसी के अंदर आते हैं। देखिए, जितने भी आपकी रिवर हैं, जितने भी आपके समुंदर हैं, जितने भी आपके पहाड़ हैं, जितने भी तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लैंग्वेज, कितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्स का हिस्सा है।
हम भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। और दूसरा है जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या। पॉपुलेशन रेफर्स टू well defined small portion of the universe. ब्रह्मांड का, इसकी हिंदी बताएगा क्या कोई? इसकी आप में से कोई हिंदी बताएगा क्या? पॉपुलेशन की हिंदी? कि ब्रह्मांड का शुष्क वेल डिफाइंड को क्या कहेंगे? अब भैया इसकी हिंदी मैं कैसे करूं, बताओ। कोई बताएगा क्या आप में से इसकी हिंदी क्या होगी? सुपरिभाषित सर। आप बताओ। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। नहीं, आप पूरे की हिंदी बता दो। नहीं सर, पूरे तो नहीं पता। स्मॉल पोर्शन ब्रह्मांड का छोटा। सर ब्रह्मांड का छोटा सा सुपरिभाषित अंश होता है। फिर दोबारा बोलो। सर ब्रह्मांड का एक छोटा सा सुपरिभाषित अंश होता है जनसंख्या। बिस्वाल, हाउ डू यू नो हिंदी? नो सर। मत आप तो हिंदी बोल रही हो। सर कोशिश कर रही हूँ बोलने की। वेरी गुड। फिर दोबारा बोलो। सर ब्रह्मांड का एक छोटा सा सुपरिभाषित अंश होता है जनसंख्या। हाँ बोलिए प्रिया। ब्रह्मांड का सूक्ष्म सुपरिभाषित अंश जनसंख्या कहलाता है, या जनसंख्या कहते हैं इसे। बिल्कुल ठीक है, फिर दोबारा बोल दो। भैया लिख लो रे, धीरे धीरे बोलना। प्रिया धीरे धीरे बोलना बेटा। यस सर। ब्रह्मांड का सूक्ष्म सुपरिभाषित अंश जनसंख्या है या जनसंख्या कहलाता है। वेरी गुड। भैया आपको समझ में आ गया या मैं इनको रिक्वेस्ट करूं दो? नहीं सर, आ गया समझ में सर, लिख भी लिया। लिख लिया? जी सर। अच्छा चलिए मैं आगे चलता हूं। अब एक है जिसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल रेफर्स टू स्मॉल represented sample refers to small representative portion of the population. हाँ जी, हिंदी बताइए। जनसंख्या का छोटा रूप ही सैंपल या नाइदर्स कहलाता है। नहीं बेटे, रिप्रेजेंटेटिव तो शब्द आपने लगाए नहीं, प्रतिनिधित्व। जी सॉरी सर। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। जनसंख्या का एक छोटा सा
सर आपने हिंदी रिप्रेजेंटेटिव का क्या बताया? प्रतिनिधित्व करने वाला। हाँ हाँ, जनसंख्या का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करने वाला हिस्सा सैंपल कहलाता है। नहीं, लीजिए मैं बताता हूं। जनसंख्या, सर मैं बोलूं? जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधित्व करने वाला भाग सैंपल को क्या कहते हैं? नमूना। नहीं, न्यायदर्श। न्यायदर्श। प्रतिदर्श सर। न्यायदर्श को न्यायदर्श कहते हैं। फिर बोलूं क्या? जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधित्व करने वाला भाग न्यायदर्श कहलाता है। आप लोगों ने मेरी हिंदी भी थोड़ी थोड़ी सुधारने में मदद कर दिया। थोड़ी सी सुधर गई या नहीं सुधरी है? सर आपकी हिंदी अच्छी है। क्यों झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह? भैया मेरे को आती नहीं और आप कह रहे अच्छी है। क्या महोदया अच्छी है क्या मेरी हिंदी? जी सर, आपने इतनी अच्छी परिभाषा लिखवाई, अच्छी है सर। कहाँ पे अच्छी? मैं तो वैसे ही कोशिश करता हूँ आप लोगों के सहारे। चलिए, अब एक है जिसको कहते हैं फ्रेम। फ्रेम होता है, फ्रेम refers to listing all members of the population. इसकी हिंदी बताओ, कौन बताएगा? वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही, आप नहीं बताओगे तो। बोलो ना, आप हिंदी बताओगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को सूचीबद्ध करना ही फ्रेम कहलाता है। फ्रेम को हिंदी में फ्रेम ही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे? सर ढांचा बोलते हैं वैसे। अब जो आपको बोलना भैया बोल लो, तो जो आपको सही लगे फ्रेम लिखना तो फ्रेम लिख। ये आपको इन सब की परिभाषा समझ में आ गई? यस सर। ज्यादा कठिन तो सर। नो सर। नहीं सर। चलिए, अब एक और है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग refers to the procedure used for selecting sample from the population.
जनसंख्या में से न्याय दर को चयन करने की विधि को सैंपलिंग कहते हैं। अब सैंपलिंग की हिंदी क्या हो गई सर? प्रतिदर्श। अच्छा, को प्रतिदर्श कहते हैं। और ब्रैकेट में सैंपलिंग लिख लेना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। प्रतिचयन है सर। प्रतिचयन है, चलो जी धन्यवाद सर आपका। तो आप सैंपलिंग में जो प्रतिचयन आप लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में उसको सैंपलिंग अवश्य लिख लीजिएगा ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में फिर बताऊं क्या या ठीक है, समझ में आ गया? सर एक बार फिर से रिपीट कर सर आ दीजिए। गया। चलो सर जिसको आ गया वो बोलो। किसको समझ में आया है? सर जनसंख्या में से न्यायदर्श को चयन करने की विधि को प्रतिचयन या सैंपलिंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। वर्षा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। ओके, अब ये शब्द आपको समझ में आ गए हैं, क्योंकि कई बार इम्तिहान में इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं, या यूजीसी का नेट का एग्जाम होता है उसमें कई बार परिभाषा से ही संबंधित वो सवाल बना लेते हैं, और जिसको परिभाषा आती है वो उस सवाल का सही उत्तर दे देता है, अन्यथा नहीं दे पाता। अब देखिए, अब न्याय दर्श की कुछ विधियां होती हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स होती है। ये सैंपलिंग टेक्निक दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। मेरे को नॉन प्रोबेबिलिटी की हिंदी नहीं मालूम भैया, आप में से किसी को मालूम है तो बता दीजिए। गैर संभाव्यता न्यायदर्श। चलो, और दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में जो विभिन्न विधियां हैं उनका एक को कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, दूसरे को कहते हैं जजमेंट सैंपलिंग टेक्निक, तीसरे को कहते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक, चौथे को कहते हैं कोटा सैंपलिंग टेक्निक, और पांचवें को कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। ये 5 सैंपलिंग टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, और प्रोबेबिलिटी के जो अंतर्गत आती हैं वो है रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, दूसरी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, तीसरी है
सिस्टमेटिक। तीसरी है स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनेट, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, और नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक, नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, एंड नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। अब देखिए ये दो भाग क्यों किए हैं, इसका आधार क्या है। देखिए अभी मैंने आपको ये फ्रेम बताया है, आप बताइए कि अगर जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में पिक पॉकेटर्स हैं क्या? जेब कतरे हैं क्या? यस सर। तो कहीं पे उनकी लिस्ट मिलेगी क्या? नो सर। तो इसका मतलब है कि जेब कतरों का फ्रेम मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। कहाँ मिलता है? पुलिस स्टेशन। नहीं मिलता सर, जब उनकी लिस्ट नहीं, पुलिस स्टेशन में उसके फोटो लगाते हैं। नहीं, पुलिस के अंदर बहुत कम जेब कतरों के आपको एड्रेस मिलेंगे, फोटो मिलेंगे, सबके नहीं मिलेंगे। हाँ है ना, सबके मिलना। यस, तो यस। जितने भी आपके अच्छा। शहर में जेब कतरे हैं, कभी भी आप उनकी सूची नहीं बना सकते हो। आपके यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हैं क्या? होंगे। तो क्या ड्रग एडिक्ट्स की कहीं सूची है क्या? नहीं है सर। नो सर। देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर आपके पास में जनसंख्या का फ्रेम अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जो लोग बाग स्ट्रीट पे रहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, ब्रोकन होम होते हैं, इन सब का आपको कहीं पे लिस्ट नहीं मिलेगी। और जब भी आपको अगर लिस्ट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कि आपके पास में टोटल जनसंख्या का नंबर आपके पास में नहीं है। अब देखिए, मैं आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं मालूम है? प्रोबेबिलिटी सर ये संभावना और नहीं संभावना का है कॉन्सेप्ट। नहीं यादव जी, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इक्वल सिलेक्शन सर। नहीं सर, इसकी जानकारी मैं करूं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग मुकेश यादव। यस सर। तो ये होगा कि नंबर ऑफ मुकेश यादव डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मेरे को यहां पता है कि मुकेश यादव 1 हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 66। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। यस सर, निकल जाएगी।
अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं पता है तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में क्या होता है कि फ्रेम इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे आपके पास में पूरे जनसंख्या की सूची उपलब्ध नहीं है, वहां पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपके यहाँ पे कितनी ब्रोकन फैमिलीज हैं, आपके यहाँ पे कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, आपके यहाँ कितने पिक पॉकेटर्स हैं, आपके यहाँ कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब की आपके पास में फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो आपको टोटल नंबर पता ही नहीं है, और जब टोटल नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। सो फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, है ना, और द टोटल number of total size of the population, total size of population is not known। तो जब आपको पूरी जनसंख्या का नंबर नहीं मालूम है, आप वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी ही लगेगी। आपको कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी कब लगेगी? जब फ्रेम होगा हमारे पास। और जनसंख्या भी पता होगी सर तब। तो आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वहां लगेगी जहां के फ्रेम इज नोन और इज अवेलेबल। नोन लिखो या अवेलेबल लिखो? जब आपको पॉपुलेशन साइज इज नोन, क्योंकि पॉपुलेशन साइज आपको पता है इसलिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और इसलिए आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगानी चाहिए। आप लोग बाग जितना भी, जब भी आप शोध करते हो, अक्सर आपको अपने शोध की पॉपुलेशन पता होती है। अगर नहीं पता हो पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन तो पता है लेकिन पॉपुलेशन का साइज नहीं मालूम है। साइज को आकार कहते हैं, क्या कहते हैं? यस सर। भाई आकार तो कुछ और होता है, शेप को क्या कहते हैं? मुझे लगता है शेप को आकार नहीं कहते क्या? जी सर। तो फिर साइज को क्या क्या कहते हैं? कोई विद्वान बताएगा? हाँ बोलो संध्या। तो जैसे बड़ा छोटा साइज हो जाता है। अरे बेटा एक शब्द बताओ ना। सर साइज आमा। सर जी आमा। क्या गोखले? आमा? यस आमा बेटे। सर माप होता है और एक आकृति होता है, दो शब्द यूज करते हैं ना, आकृति और माप। नहीं देखिए, आकृति का तो मतलब शेप हो गया ना भाई, तो ये नंबर शेप कोई थोड़ी होता है। खैर एनीवे आप समझ गए हैं मेरी बात, जो है वो समझ गए ना? सर परिमाण। चलिए अब कोई भी हो, अब मैं आपको एक एक
अब मैंने आपको अंतर बता दिया नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है। अब मैं आपको ये पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक अगर लगानी हो, आपको कैसे पता चलेगा पॉपुलेशन का की जानकारी आपको कहां से मिलती है शोध में? जनसंख्या की जानकारी शोध में आपको कहां से मिलती है? सर्वे करते हैं टाइटल और ऑब्जेक्टिव से। टाइटल से मिलती है। तो टाइटल से ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगानी है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगानी है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना टाइटल प्रॉपरली लिखा है तो आपको ये सब बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कल स्टार्ट करूंगा कि पर्पसिव सैंपलिंग का टाइटल कैसे लिखा जाए, ताकि आपको पता लगे कि वहां पे जो सैंपलिंग टेक्निक लगेगी वो पर्पसिव ही लगेगी, कोई दूसरी टेक्निक नहीं लगेगी। एक बात और आप सुन लीजिए, कभी भी एक शोध में दोनों नहीं लगती हैं। एक शोध में या तो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी ही लगेगी और या प्रोबेबिलिटी ही लगेगी। एक शोध में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन है, वो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी लगेगी या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए, तो मैं कल फिर आपको आगे की बातें बताता हूं। कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, पहले आपको धन्यवाद कहने से पहले। सर इसका हिंदी बता दीजिए। हैं? हिंदी में बता दीजिए सर इसका। मेरे को कुछ नहीं मालूम बेटे, इनकी मेरे को हिंदी नहीं मालूम है। बाकी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इनके नाम मेरे को हिंदी में नहीं मालूम। ओके सर। सर ये जो SPSS सॉफ्टवेयर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये हम ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिए कुछ लाइसेंस? पटेल आप कर सकती हैं बेटा। कर सकते हैं ना सर, जैसे टेस्टिंग अगर हमें कुछ करना हो तो? आप कर सकती हैं। मेरे पास 17 वर्जन है। अब मैंने डाउनलोड किया था, तो आप भी जो है 17 वर्जन, 18 वर्जन, 19 वर्जन कोई भी कर सकती हो। अभी लेटेस्ट 28 वर्जन है, तो लेटेस्ट तो बाकी छोटा कोई भी कर लेना। ठीक है सर। तो ये विंडोज सारे विंडोज में सपोर्ट करेगा ना सर? विंडोज 7 में? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। See you Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.